61 रहस्य और क्वीन। वह मास्क गर्ल बेरहमी से स्मिथ के बालों को पकड़ती है और कहती है, जब तुम मासूम बच्चों को अपनी ड्रग्स की लत लगते हो और उन्हें यूं ही तड़पता हुआ छोड़ देता हूं, तभी तुम्हें समझ नहीं आता कि वह लोग भी जीना चाहते हैं। कितनी माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया सिर्फ तुम्हारी उस ड्रग की वजह से, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया सिर्फ ड्रग की वजह से, और अब जो तुम्हारी जान पर बनाए हैं तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर दया करो। ये बोलकर उस लड़की ने बेरहमी से स्मिथ के बालों को छोड़ दिया, जिससे उसका सर पास में रखे हुए टेबल से टकरा गया। उसके सर से खून बहने लगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह बोला, प्लीज क्वीन, क्वीन प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से ड्रग्स का कोई भी धंधा नहीं करूंगा, ना ही इंडिया में ना इंडिया के बाहर, और मैं कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं आपको अपनी सारी संपत्ति देने को भी तैयार हूं। वह लड़की अपनी एक आईब्रो उठाकर स्मिथ की तरफ देखती है और बोलती है, आर यू श्योर? स्मिथ बोलता है, कन्फर्म मैं अभी अभी अपनी सारी संपत्ति आपको दे देता हूं। क्वीन के कहर और जहर दोनों के बारे में उसे अच्छे से पता था। वह अबे इतना डरा हुआ था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वह जैसे ही बोलता है कि रहस्य साइड टेबल पर रखे हुए अपने कुछ पेपर्स जो शायद उसने पहले ही तैयार कर लिए थे को मिस्टर स्मिथ के आगे रख देता है। क्वीन अपने पास से एक इंजेक्शन निकलती है और स्मिथ को एक वह इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, जिससे स्मिथ को बेहतर फील होता है। जब वह उस टेबल पर रख डॉक्यूमेंट को दिखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह उसकी सारी संपत्ति के डॉक्यूमेंट थे जो उन्होंने रहस्य के नाम किए हुए थे। बस उसके साइन करने की देर थी। रहस्य उसे संपत्ति का क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सब कुछ रहस्य के ऊपर था। उसमें न सिर्फ उसके इंडिया की सारी संपत्ति थी, बल्कि विदेशों की भी सारी संपत्तियों का पूरे कागज उसमें था। स्मिथ हैरानी से कभी रहस्य को देखता तो कभी क्वीन को देखता। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। क्वीन एटीट्यूड से पास में पड़े सोफे पर बैठते हुए, एक पैर पर दूसरे पर चढ़ते हुए बोलती है, क्या कोई शंका है? क्या अभी पीछे हटना चाहते हो? स्मिथ नामे अपनी सर हिला देता है। आखिर स्मिथ को अभी अपनी जान बचाने थी। उसको पता था कि क्वीन ने उसको सिर्फ 1 घंटे तक बचने का एंटीडोट दिया है, जो वह अपने दुश्मनों के लिए हमेशा अपने साथ रखती है। पर समस्या ये थी कि अगर अगले 1 घंटे में दूसरा एंटीडोट न दिया जाए तो उस इंसान की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। इसमें अपनी जान बचाने के लिए उन डॉक्यूमेंट पर बिना किसी हिचक के साइन कर देता है और उम्मीद से क्वीन की तरफ देखकर कहता है, क्वीन देखो, मैंने अपनी सारी संपत्ति आपको दे दी है, अब तो प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे दूसरा एंटीडोट दे दीजिए। क्वीन और रहस्य एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, फिर वह स्मिथ की तरफ देखकर कहते हैं, हमें पता है कि अभी यहाँ से बचने के बाद तुम अगर जाओगी तो तुम फिर से इन्हें सारे गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व हो जाओगे। ड्रग सप्लाई करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, मासूम लड़कियों को बेचना, और जैसा तुमने मेरे साथ किया। अगर मेरी जगह पर कोई नॉर्मल लड़की होती तो तुम कैसे छोड़ देते? नहीं ना, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे कारनामे, इसलिए अब सॉरी, तुम्हारे जीने के दिन खत्म होंगे। ऐसे बोलते हुए क्वीन अपने एक घुटने के बल नीचे बैठकर कमर पर से एक नाइफ निकलती और एक झटके में स्मिथ की गर्दन पर कट लगा देती है। स्मिथ, जिसको तो पता ही नहीं था कि कब उसकी गर्दन पर कट लगा, जब वह अपनी गर्दन पर गर्म तरल को महसूस करता है तो वह हाथ लगाता है, तब वह देखता है कि वहां से पानी की तरह खून बह रहा है। क्वीन उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखकर बोलती है, तुम्हारा दिया ये पैसा और संपत्ति लोगों की भलाई में काम आएगी, जिससे तुम्हारे कोटे में एक पुण्य आ गया, जिस वजह से तुम्हें आसान मौत दे रही हूं। ऊपर जाकर गॉड को मेरा प्रणाम करना और बोलना नरक में तपाए, लेकिन फिर कभी क्वीन के आगे न भेजे। कुछ 2 मिनट में तड़प तड़प की स्मिथ की जान निकल जाती है। रहस्य ऑन डॉक्यूमेंट को संभाल कर अपने पास रख लेता है और वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते हैं तो उन्होंने देखा कि स्मिथ के बाकी आदमियों को रहस्य के आदमियों ने पहले ही मार दिया था और रहस्य के आदमी उन लोगों को ठिकाने लगा रहे थे। जाहिर सी बात है, ये क्लब इलीगल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता था, इसलिए किसी के मरने से भी इस क्लब को कोई मतलब नहीं पड़ा। उन्होंने क्लब के मैनेजर को कुछ पैसे दिए और वह लोग शांति से उन लाशों को लेकर वहां से चले गए। रहस्य और क्वीन नीचे आए और एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। गाड़ी में क्वीन रहस्य से बोलती है, अपने लोगों को कॉल करके बता दो कि उन लाशों को और गलती से उनमें से कोई बेहोश हो उन्हें लैब पहुंचा दो। रहस्य आगे बोलता है, हाँ समझ गया, जो एक्सपेरिमेंट लायक है उन पर एक्सपेरिमेंट करे, जो नहीं है उनको हमारे पेट्स को खिला दें, और जो बेहोश हो उनके ब्लड और ऑर्गन्स को जरूरतमंद हॉस्पिटल में बीमार लोगों के इलाज के लिए डोनेट कर दे। कोई भी चीज वेस्ट ना हो।
क्वीन कुछ देर आंखें बड़ी कर सामने बैठे रहस्य को देखती है, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ एक फिंगर से इंडिकेट करके बोलती है, स्मार्ट बॉय, गुड जॉब। रहस्य चीखता है, फिर क्वीन की तरह देखकर बोलता है, सीरियसली बॉय। फिर रहस्य अपने सिर से विक निकलता है, वैसे ही लंबे रेशमी बाल बिखर जाते हैं। फिर वह धीरे धीरे अपनी ब्लैक जैकेट, ब्लैक पैंट, शर्ट निकलने लगता है। क्वीन बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोलती है, स्टॉप इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। रहस्य फिर से घूर कर उसे देखता है और अपना काम कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर में जब वह अपनी बाकी के कपड़े निकाल देता है तब पता चलता है कि उसने उस ब्लैक जैकेट, पैंट, शर्ट के नीचे एक क्रॉप टॉप और एक शॉर्ट क्रॉप जीन्स पैंट पहन के रखा था, जिससे उसका हॉट एंड सेक्सी फिगर दिखाई दे रहा था। उसने अपने चेहरे पर से मास्क भी निकाल लिया और उसने अपने आंखों से लेंसेज भी निकले, जिससे उसका गोरा बेदाग चेहरा और हरी हीरे जैसी आंखें दिखाई देने लगी। वह क्वीन की तरफ देखकर बोला, डोंट टी वरी, मैं भी लेस्बियन नहीं हूं, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतनी गर्मी में इतने मोटे कपड़े पहन पहन कर दम घुट गया है मेरा। तुम तो ये सेक्सी सा नाइट गाउन पहन कर आए हो और क्या बाय बाय लगा कर रख है। बचपन से पूरे खानदान में एक लड़की को बाय 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 बोलकर लड़का ही बना दिया। अब तो कभी कभी मुझे भी डाउट होता है कि मैं लड़की हूं या लड़का हूं। क्वीन धीरे से बोलती है, इसीलिए तो बोल रही हूं, नॉट इंटरेस्टेड। रहस्य उसकी आवाज सुनकर बोलता है, शट अप, मैं भी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूं, लड़की हूं मैं लड़की, ध्यान से देखो। अभी तो मुझे लगने लगा है कि सचमुच में रहस्य हूं न कि रहस्य ठाकुर। क्वीन अपने चेहरे पर से भी मास्क हटा देती है। उसके पीछे से एक लड़की का हंसता हुआ चेहरा बाहर आता है। रहस्य उसे देखकर बोलती है, मायू अब हंसना बंद करो और आगे क्या प्लान है वो बताओ। जी हाँ क्वीन, कोई नहीं, माया ही है, वही रहस्य माया की दोस्त है जिनकी पहचान हिडन है, जिनके बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। माया अपने हाथों को सर के पीछे बांधते हुए बोलती है, करना क्या है, वही जो करते आए हैं, अपने दुश्मनों को बर्बाद करना है, सिंह और मित्तल को भिखारी बनना है, तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाना है और दुश्मनों से अपनों को बचाना है। शुरुआत लोगों की बर्बादी से करते हैं। उद्धरण चिन्ह। माया की बात सुन रहस्य के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह अपना अंदाज बदलते हुए कहती है, जो हुक्मरानी सा, आई मीन पॉइजन क्वीन और माफिया क्वीन। वो दोनों किलर स्माइल से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनकी गाड़ी उनके डेस्टिनेशन पर निकल पड़ती है। आखिर कल से उन्हें बहुत कम था। 62 अश्विन के मुंह में मिर्च। अगले दिन राणा मैंशन। सुबह डाइनिंग टेबल पर विक्रम जी, दमयंती जी, माया और अश्विन बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अश्विन ने पहले ही रेहान को कहकर घर आ गया था। लेट नाइट श्रेया को घर छोड़ने की वजह से वह डायरेक्ट राणा मिशन ही आ गया था। ज्यादा काम न होने की वजह से रेहान ने भी उसे कुछ नहीं कहा। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी थी जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसका राज आसपास बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा था। दमयंती जी विक्रम जी की तरफ देखकर आईब्रो रेंज करती है, डे से पूछ रही हो कि इसे क्या हुआ। वहीं उनके इशारे को समझकर विक्रम जी भी कंधे उचका देते हैं, डे से वो कह रहे हो हमें भी नहीं पता। अभी उन्हें समझ में आएगा भी कैसे अश्विन को आखिर पहली नजर का प्यार जो हुआ था और वो भी पहली बार हुआ था। वह बस मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट में चम्मच घुमाए जा रहा था और श्रेया के बारे में सोच रहा था। उसकी प्लेट में खाना जैसा का वैसा ही था। वही उसके बगल में बैठी माया जो तब से उसका ये नाटक देख रही थी। वह अपने प्लेट से एक चम्मच में पोहा लेकर अश्विन की मुंह के आगे कर देती है। पोहे की खुशबू की वजह से अश्विन भी अपने ख्यालों में गुम मजे मजे में माया के हाथ से पोहा खा लेता है। माया 3 से 4 बार उसको पोहा खिलाता है, अश्विन हर बार आराम से खा लेता है। वहीं विक्रम जी और दमयंती जी उन दोनों को देख रही थी। आखिर इस घर में हो क्या रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद माया बगल की प्लेट से रखे एक मिर्च को उठाती है और उसे अश्विन की मुंह के सामने रखती थी। अश्विन भी खुशी खुशी उस मिर्ची को खाने लगता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। तीखे की वजह से उसका चेहरा लाल होने लगता है। फिर वह जोर से चिल्लाता है, आह है, पानी पानी पानी, तीखा तीखा तीखा, क्या खिला दिया, किसने खिलाया, जल रहा है। पास में बैठी हुई माया पहले उसे पानी का गिलास पकड़ा देती है। जैसे ही अश्विन आधा गिलास पानी पीता है माया उससे पानी का गिलास ले लेती है। अश्विन उसकी तरफ आंखें फाड़े देखने लगता है तो माया उसकी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर बोलती है, ये पियो, इससे मिर्ची कम हो जाएगी। अश्विन प्यार से उसकी तरफ देखकर एक ही बार में दूध का गिलास खाली कर देता है। फिर उसे कुछ ध्यान आता है और बोलता है,
1 मिनट, मुझे मिर्च लगी कैसे, मैंने मिर्च कैसे खाए। वो सब की तरफ देख रहा था। दमयंती जी और विक्रम जी दोनों एक साथ सिर न में हिलाते हैं तो वह माया की तरफ देखता है। माया मासूम बनकर बोलती है, भाई आपको क्या हुआ है? आप आज अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। पहले आप पता नहीं किन ख्यालों में गुम थे और अपने में ही हंस जा रहे थे। फिर आपने अचानक से मेरे प्लेट से पोहा खाना चालू कर दिया, उसके बाद अपने मिर्ची उठाए और खाने लगे। वैसे आप ठीक तो हैं ना, या फिर आपको किसी की याद आ रही है? माया ने सारा इल्जाम अश्विन पर ही लगा दिया। अश्विन को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह खुद श्रेया के ख्याली में गुम होकर मिर्च खा सकता है। माया को जब लगता है कि अश्विन उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा तो वह बोलती है, आप मासा और बाबा सास से पूछ लीजिए कि आपने खुद मिर्ची खाई, इसलिए तो मैंने आपको पानी दिया। वैसे आप किसके बारे में सोच रहे थे? अश्विन माया की बात सुनकर माया के मम्मी पापा की तरफ दिखता है तो विक्रम जी और दमयंती जी भी अपनी बेटी की साइड लेते हुए हाँ में सर हिला देते हैं। माया उन दोनों की तरफ आंखें ब्लिंक कर देती है। उसका साथ देने के लिए अश्विन को भी यकीन हो गया था कि उसने खुद ही से मिर्च खा ली होगी। बाकी लोगों के सवालों से बचने के लिए वह बोलता है, मेरा खाना हो गया, मुझे कुछ काम है, मैं रूम में जा रहा हूं। और वह सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर चला जाता है। उसके वहां से जाते हैं माया, विक्रम जी और दमयंती जी एक नज़र एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। वही अश्विन अपने रूम में जाता है और फिर से हंसते हुए बेड पर अपने हाथ फैलाकर लेट जाता है। उसकी चेहरे की मुस्कान फिर से गहरी हो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार श्रेया का चेहरा ही आ रहा था। फ्लैशबैक। माया के जाने के बाद अश्विन और श्रेया खाना खाकर कुछ देर बातें करने के बाद वह दोनों वहां से बाहर जाने लगे। जैसे ही वह गाड़ी में बैठकर हॉस्टल के लिए जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो गई और उस पर तड़का मुंबई के बिना समय की बारिश ने लगाया। खैर, मौसम ही बारिश का है तो हम मुंबई को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। तेज बारिश हो रही थी, उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश की वजह से उनके फोन्स के सिग्नल्स भी ठीक से नहीं आ रहे थे। अश्विन कैसे भी करके किसी को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी तक उसकी आवाज ही नहीं जा रही थी। फिर वह श्रेया को कहता है, राधिका जी आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। वही श्रेया जो अंदर ही अंदर खुश थी, वह अपने इमोशन को कंट्रोल कर बोलती है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, इतनी अच्छी बारिश आ रही है। चलिए, सामने में चाय की टपरी दिख रही है, वहां पर चलते हैं, शायद हमें कुछ हेल्प मिल जाए। अश्विन को भी ऐसी गाड़ी में बैठे रहने से अच्छा बाहर जाना बेहतर लगा। उसने एक छतरी गाड़ी से निकली जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था, जिसमें वह श्रेया और अश्विन दोनों ही उस टपरी की तरफ बढ़ गए। 63 एक लड़की बिगी बागी सी। अश्विन और श्रेया टपरी पर चले जाते हैं, जहां पर इक्का दुक्का लोग ही थे जो चाय पी रहे थे और आसपास रहते थे। अश्विन ने वहां जाकर उन दोनों के लिए चाय मंगाई और उस दुकान वाले से मैकेनिक के बारे में पूछा और चाय वाले ने बताया कि पास में ही उसका दोस्त का घर है जो कि एक मैकेनिक है, जो उसकी गाड़ी को ठीक कर सकता है। उस चाय वाले ने अपनी दुकान से एक लड़के को उसे बुलाने के लिए भेजा। छतरी से आने के कारण अश्विन और श्रेया दोनों आधे आधे भीग चुके थे। चाय वाला उन दोनों को चाय देता है और वह लोग चाय पीते हैं। चाय पीकर उन दोनों को ही अच्छा महसूस हो रहा था। श्रेया अश्विन से बोलती हैं, आप तो इतने रिच हो, आपने तो शायद ही कभी टपरी की चाय पी होगी। अश्विन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और बोलता है, भले ही मैं रिच हूं लेकिन अपनी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं। मैं अक्सर ऐसी जगह पर आता रहता हूं। न सिर्फ मैं टपरी की चाय पी है बल्कि ढाबे का खाना भी खाया है। मेरा सोचना यह है कि जिंदगी में हर एक चीज को एक बार तो एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। श्रेया जिसने सोचा नहीं था अश्विन की सोच ऐसी होगी, वह अश्विन से और ज्यादा इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाए। उसने अश्विन को थम अप का साइन दिया, जिस पर अश्विन ने स्माइल कर दिया। थोड़ी देर में वहां मैकेनिक आ गया। बारिश अभी हल्की हल्की हो रही थी, इसलिए मैकेनिक अश्विन के साथ अश्विन की गाड़ी के पास चला जाता है और उसे ठीक करने लगता है। अश्विन श्रेया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह वापस टपरी पर चला जाता है। लेकिन उसकी हैरानी की बात यही थी कि टपरी है जाने के बाद भी उसको श्रेया वहां पर नहीं दिखती। वह आसपास उसको ढूंढने लगता है लेकिन उसको श्रेया कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। जब वह टपरी वाले से पूछता है तो वह डायरेक्शन बताता है कि श्रेया उस तरफ गई है। जब वह उस साइड देखता है तो श्रेया भीगी हुई आ रही थी। उसके कपड़े उसके बॉडी से चिपक गए थे। उसकी बॉडी हल्का हल्का ठंड से कांप रही थी। उसका चेहरा ठंड से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। अश्विन को ये देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने श्रेया को बोला, राधिका जी आप ऐसी बारिश में कहाँ गई थी?
अगर आपको बीमार हो गई तो मेरी बहन मेरा जीना हराम करेगी। क्या लगेगा उसको कि उसका भाई उसकी दोस्त की ठीक से हिफाजत भी नहीं कर पाया। श्रेया जिसका मुंह अश्विन की बात सुनकर और उसका गुस्सा देखकर बन गया था, वह अपनी स्कार्फ के नीचे से क्यूट से पप्पू को निकलती है और अश्विन के सामने रखते हुए कहती है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो इसे लेने गई थी। बारिश में ये बेचारा पूरा गीला हो गया था और पत्थरों के नीचे दब गया था। देखो इसके पैर में चोट भी लगी है। तब जाकर अश्विन का ध्यान श्रेया की गोद में बैठे छोटे से क्यूट से पप्पू पर गया, जो कि सचमुच बहुत बुरी तरह से भीजा हुआ था और कांप रहा था और उसके पैरों में चोट लगने की वजह से खून भी आ रहा था। अश्विन ने जब उसे देखा तो श्रेया से पूछा, यह आपको कहाँ मिला? तो श्रेया पास की झाड़ियों की तरफ इशारा कर बताती है, जब आप मैकेनिक को लेकर गए तो मुझे इसकी रोने की आवाज आई। जब मैं उसे डायरेक्शन में जाकर देखा तो यह उन झाड़ियों के बीच फंसा हुआ था और एक बड़ा सा पत्थर इसके पैर के ऊपर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से ये लगातार रोए जा रहा था। शायद आंधी तूफान और तेज बारिश की वजह से वो पत्थर उसके पैरों पर गिर गया, इसलिए वह इतनी देर से चिल्लाए जा रहा था। तब बारिश तेज थी इसलिए हम लोगों को इसकी आवाज नहीं आई। अब बारिश धीमी हो गई है इसलिए शायद हमें उसकी आवाज आने लगी। अगर हम थोड़ी देर लेट हो जाते तो पता नहीं इस पर क्यूट से पप्पू के साथ क्या हो जाता। ये सब बोलते हुए श्रेया अपने चेहरे पर उदासी की भाव लाती है। अश्विन को भी उस पप्पू के लिए अब बुरा लगने लगा था। वह अपने जेब से रुमाल निकलता है और उस पप्पू के चोट पर बांध देता है। छतरी की वजह से जिस तरफ उसने रुमाल रखा था वह गिला नहीं हुआ था, जिस वजह से रुमाल भी सूखा हुआ था। वह ध्यान से उस पप्पू को अपनी गोद में ले लेता है और श्रेया को बैठने के लिए कहता है। वह चाय वाले को बोलकर दोबारा से चाय मंगा लेता है, क्योंकि श्रेया अब पूरी तरह से भीग गई थी और उसे ठंड भी लग सकती थी। वह लोग चाय पी रहे थे कि वह दुकान वाला वहां पर एक देसी स्प्रिंग हीटर लग के रख देता है और अश्विन को बोलता है, भाई साहब, मैडम जी पूरी गीली हो गई है। आप ऐसा कीजिए जो हीटर के पास बैठ जाए, तेसे गर्मी लगेगी तो मैडम जी को सर्दी ना होगी। अश्विन उस दुकानदार को थैंक यू बोलता है और श्रेया और अश्विन उस हीटर के आसपास बैठ जाते हैं। पट्टी बांधने के बाद श्रेया अश्विन से उसे पप्पू को वापस ले लेती है और उसके साथ खेलने लगते हैं। वह पप्पू भी बहुत क्यूट था। तभी रेडियो पर एक गाना बजने लगता है जो कि अश्विन और श्रेया की सिचुएशन पर पूरी तरह से सूट हो रहा था। श्रेया अजीब अजीब मुंह बनाकर उसे पप्पू के साथ खेलने में लगी हुई थी, वही अश्विन उसे गाने की लिरिक्स को मैच करते हुए श्रेया को देखे जा रहा था। एक लड़की भीगी भागी सी, सोई रातों को जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहे ये कोई बात है। ये गाना अश्विन और श्रेया की सिचुएशन को सूट कर रहा था, क्योंकि श्रेया सच में पूरी गीली हो गई थी और अश्विन से वह आज ही मिली थी तो वह उसके लिए अजनबी भी था। उसने अपने एक हाथ पर अपना चेहरा टीका दिया और उसे देखने लगा जो कि पप्पी से बातें कर रही थी। तन भीगा है, सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है, तंती झुकती, चलती रुकती, निकली अकेली रातों में। जैसे ही गाने में ये लिरिक्स आया श्रेया में खोया अश्विन एकदम से हंसने लगा। उसे हंसता देख श्रेया उससे बोली, आप हंस क्यों रहे हैं? अश्विन उसे देख बोलता है, कुछ नहीं। तभी मैकेनिक भी आ जाता है, सर जी आपकी गाड़ी ठीक हो गई, 500 रू हुए। अश्विन उसे पैसे देता है और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। अश्विन उसे हॉस्टल छोड़ता है और राणा विला की तरफ निकल पड़ता है, पर अबे उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। वह राणा विला पहुंचकर अपने रूम में जाता है और बिना कपड़े चेंज किए अपने बेड पर सो जाता है। उसके आंखों में बार बार श्रेया का चेहरा आ रहा था। वह प्यार से बोलता है, राधिका। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ श्रेया का भी यही हाल था, जिस बारे में अश्विन को नहीं पता था। श्रेया उस पप्पी को अपने साथ हॉस्टल नहीं ला सकती थी, इसलिए अश्विन उस पप्पी को अपने साथ लेकर आया था और उसे उसने राणा विला के गार्ड को दे दिया था। दोनों को रात के किस पहर नींद लगी पता ही नहीं चला। 64 मोबाइल एक्सचेंज। अब तक आपने पढ़ा। तभी मैकेनिक भी आ जाता है, सर जी आपकी गाड़ी ठीक हो गई, 500 रू हुए। अश्विन उसे पैसे देता है और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। अश्विन उसे हॉस्टल छोड़ता है और राणा विला की तरफ निकल पड़ता है, पर अबे उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। वह राणा विला पहुंचकर अपने रूम में जाता है और बिना कपड़े चेंज किए अपने बेड पर सो जाता है। उसके आंखों में बार बार श्रेया का चेहरा आ रहा था। वह प्यार से बोलता है, राधिका। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ श्रेया का भी यही हाल था, जिस बारे में अश्विन को नहीं पता था। श्रेया उस पप्पी को अपने साथ हॉस्टल नहीं ला सकती थी,
इसलिए अश्विन उस पप्पी को अपने साथ लेकर आया था और उसे उसने राणा विला के गार्ड को दे दिया था। दोनों को रात के किस पहर नींद लगी पता ही नहीं चला। फ्लैशबैक खत्म। अब आगे माया अपना फोन लेने के लिए ऊपर गए क्योंकि उसे अब कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा था। वह अपना फोन और बैग लेकर नीचे ही जा रही थी कि उसका फोन बजने लगा। माया ने एक नज़र अपने फोन को देखा और कहा, ये तो मेरे फोन की रिंगटोन नहीं है। फिर उसने उस फोन को उठा लिया। सामने से किसी आदमी की आवाज आए जो कि थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। सर, आपको आने में कितना टाइम है? क्लाइंट्स आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपको आज मीटिंग नहीं करनी है तो क्या मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कैंसिल कर दूं या फिर मैं खुद इस मीटिंग को हैंडल करूं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उस आदमी ने सामने वाले को मौका दिए बिना एक सांस में सारी बातें बोल दी। उस आदमी की बात सुन माया बोलती है, हेलो, आप कौन? सामने वाला इंसान जब फोन पर किसी लड़की की आवाज सुनता है तो उसे लगता है उसने जल्दबाजी में गलत नंबर डायल कर दिया। वह रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कट कर देता है। माया उसके यूं कॉल कट कर देने से हैरान रह गई। दूसरी तरफ वह इंसान बोलता है, बट मैं तो बॉस को ही फोन किया था, तो उसे तरफ से ये लड़की की आवाज क्यों आ रही है? क्या वह किसी लड़की के साथ है? वह फिर से ठीक तरीके से अब अपने बॉस का नंबर चेक करके फिर से कॉल करता है और बोलता है, हेलो। सामने से फिर से माया बोलती है, हेलो। तो वह इंसान बोलता है, माम, क्या आप बता सकती है आपके पास ये फोन कहाँ से आया? माया तब जाकर गौर करती है कि जिस फोन से वह बात कर रही है वह उसका फोन नहीं है। फिर वह सामने वाले इंसान को बोलता है, सॉरी, बट मुझे लगता है कि मेरा फोन किसी के साथ एक्सचेंज हो गया है। आपको जिससे बात करनी है, अगर आपको उसके दूसरे नंबर के बारे में पता है तो आप उसे कॉल कर ले या उसके पास चले जाए। और ज्यादा बात ना करते हुए माया कॉल कट कर देती है। वह जब उस फोन को चालू करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि यह फोन लॉक है और उसका पासवर्ड उसे पता नहीं है। पर 2 मिनट सोचने के बाद वह सोचती है कि ऐसे मोबाइल को अनलॉक करना है, यह उससे बट कौन जान सकता है। आखिर वह एक ब्रिलियंट हैकर भी थी। वह उस फोन को बंद करने के बाद फिर से चालू करती है और मोबाइल के साथ कुछ करती है जिससे कुछ टाइम में ही वह फोन चालू हो जाता है। उसके बाद वह उस फोन से अपने नंबर पर कॉल करती है। सामने से कॉल उठाया जाता है और एक कोल्ड आवाज माया के कानों में पड़ती है, हेलो। माया भी अपनी कोल्ड आवाज में बोलती है, सॉरी टू से सर, पर मुझे लगता है कि हमारा फोन एक्सचेंज हो गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने फोन को वापस कैसे ले सकती हूँ? सामने वाला इंसान जैसे ही माया की आवाज सुनता है उसकी आवाज अचानक से सॉफ्ट हो जाती है और वह बोलता है, मैं आपको एड्रेस बता रहा हूं, अब वहां पर आ जाए, वहां पर हम अपना फोन एक्सचेंज कर लेंगे। सामने वाला इंसान माया को एक एड्रेस से सेंड करता है और उसे मिलने का टाइम भी बता देता है। माया को अचानक उस इंसान के बोलने के तरीके में बदलाव अटपटा लगता है, पर वह उसे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसके बताए हुए एड्रेस और टाइम को याद कर लेती है। माया हाँ बोलकर फोन कट कर देती है। फ्लैशबैक। माया को जब रहस्य का मैसेज मिला था और उसने मिस्टर स्मिथ से डील करने के लिए माया को उसे क्लब में बुलाया था, तो माया जल्दी से श्रेया और अश्विन को वहां पर छोड़कर चली गई थी। वह जैसे ही ब्लू मून रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर नीचे वाले फ्लोर पर पहुंची तो किसके साथ एक्सचेंज हुआ है माया का फोन? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। सॉरी गाइज, आज का चैप्टर बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था, जिस वजह से दोबारा इसे टाइप करना पड़ा। इसलिए आज का चैप्टर कुछ ज्यादा हाई छोटा h.cal या 2 बड़ा चैप्टर दूंगी या फिर 2 चैप्टर अपलोड करूंगी। अगेन सॉरी। तभी मैकेनिक भी आ जाता है, सर जी आपकी गाड़ी ठीक हो गई, 500 रू हुए। अश्विन उसे पैसे देता है और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। अश्विन उसे हॉस्टल छोड़ता है और राणा विला की तरफ निकल पड़ता है, पर अबे उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। वह राणा विला पहुंचकर अपने रूम में जाता है और बिना कपड़े चेंज किए अपने बेड पर सो जाता है। उसके आंखों में बार बार श्रेया का चेहरा आ रहा था। वह प्यार से बोलता है, राधिका। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ श्रेया का भी यही हाल था, जिस बारे में अश्विन को नहीं पता था। श्रेया उस पप्पी को अपने साथ हॉस्टल नहीं ला सकती थी, इसलिए अश्विन उस पप्पी को अपने साथ लेकर आया था और उसे उसने राणा विला के गार्ड को दे दिया था। दोनों को रात के किस पहर नींद लगी पता ही नहीं चला। फ्लैशबैक खत्म। CH65 फ्लैशबैक। माया को जब रहस्य का मैसेज मिला था और उसने मिस्टर स्मिथ से डील करने के लिए माया को उसे क्लब में बुलाया था, तो माया जल्दी से श्रेया और अश्विन को वहां पर छोड़कर चली गई थी। वह जैसे ही ब्लू मून रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर नीचे वाले फ्लोर पर पहुंची, सामने से आ रहे एक आदमी से वह टकरा गई। माया भी अपने फोन में रहस्य को अभी आगे की प्लानिंग के बारे में बता रही थी।
उसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज वह टाइप करके रहस्य को भेज रही थी, क्योंकि वह मर्डर की प्लानिंग के बारे में पब्लिकली तो बात नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने अपना मैसेज सेंड कर दिया, वो अपने मोबाइल को पॉकेट में रखने वाली थी। इस वजह से वह सामने आ रहे हैं इंसान पर उसका ध्यान नहीं गया। इसी तरह सामने वाला इंसान भी अपने फोन में कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन किसी को भेज रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान भी सामने से आ रही माया पर नहीं गया। दोनों लोग आपस में टकरा गए, जिनसे उनके हाथों में रखे फोन नीचे गिर गए। उनके मोबाइल नीचे गिरते ही माया ने आई एम सॉरी बोलकर नीचे से एक फोन उठा लिया। वह अभी जल्दी में थी। वह आदमी, जो कि दिखने में कुछ ज्यादा ही हैंडसम था, उसे लगा कि यह लड़की भी दूसरी लड़कियों की तरह उसके ऊपर चांस मारने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से उसकी आंखें ठंडी हो गई और वह गुस्से में माया को देखने लगा, जो नीचे से अपना फोन उठा रही थी। उस आदमी के असिस्टेंट को भी यही लगा कि माया उस पर ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह आगे आते हुए माया से वह फोन लेते हुए बोला, मिस, आपको ये सारी कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे सर की ऑलरेडी किसी से शादी तय हो चुकी है। उसकी बात सुनकर माया, जो कि अपना मोबाइल किसी के द्वारा छीने जाने से गुस्सा थी, ने उस आदमी को ऐसे देखा जैसे वह 8वीं अजूबे को देख रही है, और उसने उसे देखते हुए कहा, मिस्टर, अगर आपके सर की ऑलरेडी किसी से शादी तय हो गई है, उससे मेरा क्या लेना देना है। वह आदमी, जिसने माया से इस उत्तर की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, वह बोला, मिस, मेरे कहने का यही मतलब है कि आप हमारे सर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। माया ने कोल्डली उस असिस्टेंट को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ना तुम में ना तुम्हारे सर में, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। ऐसा बोलकर वो एक झटके में उस असिस्टेंट के हाथों से अपना मोबाइल खींच लेती हैं और वह वहां से आगे चली जाती हैं। असिस्टेंट को तो कुछ समझ ही नहीं आया आखिर अभी हुआ क्या, लेकिन जब उसने अपने खाली हाथों को देखा तब उसको ध्यान आया कि वह लड़की उसके हाथों से मोबाइल भी लेकर चली गई है। वह उस लड़की के पीछे जाने वाला था। हेलो मिस, फोन तो देती जाओ, अजीब जमाना आ गया है, आजकल की लड़कियां पीछे से चोरी नहीं करती, हाथों से मोबाइल लेकर चली जाती हैं। मैं इस लड़की पर पक्का चोरी का केस करूंगा। वह ये बोलते हैं माया के पीछे जाने वाला था। माया तो मोबाइल लेते ही इतने फास्ट वहां से गई थी कि उसने उसकी बात ही नहीं सुनी थी। तब तक पीछे से एक आदमी आकर बोलता है, सर, वो मिस अपना फोन लेकर गई है। ये हमारे सर का फोन वहां सोफे के नीचे गिर गया था। वह मैडम हमारे बॉस का फोन लेकर नहीं गई है। तब उस असिस्टेंट को समझ में आता है कि वह अभी तक माया के फोन को अपना फोन समझ रहा था। वह उस आदमी से वह फोन लेकर अपने बॉस की तरफ कर देता है और कहता है, सॉरी बॉस, ये रहा आपका मोबाइल। आप गुस्सा मत होइए, मैं उस लड़की के बारे में पता करूंगा और उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। असिस्टेंट को तो पता ही नहीं था कि वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। जब से उस आदमी ने माया की शक्ल देखी थी, तब से ही वह माया को देखकर खो ही गया था। उसे तो याद ही नहीं रहा कि आसपास हो क्या रहा है। वह एक साइड खड़ा था, जिस वजह से माया ने उसे नहीं देखा, और अगर माया उसे देख भी रही होती तो उसे पता नहीं चलता कि वह आदमी कौन है। वह आदमी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए माया को प्यार से निहार जा रहा था। वही असिस्टेंट जब मोबाइल देने के लिए उसे आदमी के पास जाता है, तब भी उसकी नज़र उस तरफ थी जहां से अभी माया गई थी, लेकिन जैसे ही वह असिस्टेंट की बात सुनता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वह गुस्से में असिस्टेंट को बोलता है, तुम्हारी 2 महीने की सैलरी कट। वह असिस्टेंट, जो कि अपने बॉस की बात सुनकर सकते में आ गया था, वह मुंह बनाते हुए बोलता है, बॉस, मैं जल्द से जल्द उसे लड़की का पता करूंगा और उसे बहुत पनिश करूंगा, लेकिन प्लीज आप मेरी सैलरी कट मत कीजिए। जिस बात को सुनकर वह आदमी बोलता है, अभी तुम्हारी 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलने वाली है। ये सुनते ही उस असिस्टेंट को तो ऐसा लगता है जैसे उसके सर पर बिजली, पहाड़ और कुतुब मीनार सब एक साथ गिर गए हैं। तो वह असिस्टेंट बोलता है, बॉस, पर मेरी गलती क्या है? तब वह आदमी बोलता है, तुमने अपनी लेडी बॉस से बदतमीजी की, यही तुम्हारी गलती है। जैसे ही असिस्टेंट अपने बॉस के मुंह से यह बात सुनता है, तब उसको समझ में आता है कि वह तब से जिस लड़की के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले जिस लड़की से उसने झगड़ा किया, वह कोई और नहीं उसकी लेडी बॉस है। वह मर गया, वह बहुत बुरी तरह से मार गया है। ये सोचकर ही कि उसने अपनी लेडी बॉस को क्या क्या नहीं कह दिया था, वो अपने बॉस के पीछे काल्पनिक आंसू बहते हुए चला गया। वहीं दूसरी तरफ इस सब बातों से अनजान माया अपने मोबाइल को बैग में रखकर जल्दी जल्दी स्मिथ का काम तमाम करने चली गई थी। फ्लैशबैक खत्म। 66 अश्विन के ख्वाब और माया का कॉलेज। माया को समझ आ गया था कि मोबाइल के सेम टू सेम दिखने की वजह से उसका मोबाइल उस अनजान आदमी के साथ एक्सचेंज हो गया था।
उसके बाद वह रहस्य के साथ स्मिथ से डील करने गई थी, जिस वजह से उसने जल्दबाजी में अपना मोबाइल ही चेक नहीं किया था। फिर रात को घर लेट आने की वजह से उसने ही ध्यान नहीं दिया था। अच्छी बात यह थी कि इसने अपने मोबाइल में अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था, जिस वजह से कोई भी उसका मोबाइल चालू नहीं कर सकता। अभी तो माया का कॉलेज जाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए माया सारी चीजों को एक तरफ रखकर अपने कॉलेज बैग को उठाती है, साथ में उस फोन को भी बैग में डाल देती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। माया के कॉलेज जाने के थोड़ी देर बाद ही अश्विन सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आता है। इसको देखकर दमयंती जी बोलती हैं, कहाँ चले? अश्विन दमयंती की तरफ देखकर बोलता है, डॉल कहाँ है? दमयंती जी बोलती हैं, किसकी डॉल? अश्विन बोलता है, हमारी डॉल, मेरी बहन। दमयंती जी बोलती हैं, वो तो कॉलेज चली गई। अश्विन बोलता है, कब? दमयंती जी, अभी 20 मिनट पहले। दमयंती जी की बात सुनकर उसका मुंह बन जाता है। श्रेया के ख्याली में जनाब इस तरह गुम थे कि उन्होंने श्रेया से मिलने का मौका ही गवा दिया था। वह वही सीढ़ियों पर इस तरीके से गिरकर बैठ गया जैसे पता नहीं उसके साथ कौन सी बुरी चीज हो गई हो। दमयंती जी ने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस मेरी तकदीर ही ठीक नहीं है। दमयंती जी ने उसकी बात सुनकर बोला, क्या मतलब? तो वह बोला, कुछ नहीं, मैं डाल के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता था इसलिए। और फिर वह वैसे उठकर एक रोबोट की तरह अपने रूम में वापस चला जाता है। दमयंती जी सिर हिलाकर बोली, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, और अपना काम करने लगते हैं। अब उन्हें कौन बताए बेचारे के साथ क्या हुआ है। माया जब कॉलेज में पहुंचे तो वहां पर हर जगह अलग ही माहौल बना हुआ था। लोग समूह में इकट्ठा होकर किसी बारे में बातें कर रहे थे। हर इंसान खुश और एक्साइटेड दिख रहा था। तुम लोगों को पता है आज इस कॉलेज पर वह लोग आ रहे हैं? हाँ जी, उनका न्यू एडमिशन हुआ है। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उन लोगों को देखने के लिए है। उनका म्यूजिक कितना ज्यादा खूबसूरत है, मेरा तो मन कहता है कि उनका कॉन्सर्ट लगातार ही देखते रहो। पर उनके कॉन्सर्ट की टिकट कितने महंगे हैं। क्या फर्क पड़ता है कॉन्सर्ट हो या ना हो, अब तो हम लोगों को रियल लाइफ में उन्हें देख पाएंगे। अब तो हर रोज हम उन्हें जी भरकर देख पाएंगे। उनका म्यूजिक ही नहीं, वह लोग भी कितने खूबसूरत है। एक लड़का बोलता है, मैं तो उन लोगों से प्यार करता हूं। दूसरा बोलता है, मैं भी। तीसरा बोलना है, मैं भी। तभी उनकी गर्लफ्रेंड जाकर उनके सिर पर एक चपत लगा दी और बोलते, अगर तुम उनसे प्यार करती हो तो हम कौन है? और उनसे तो हर कोई प्यार करता है, कोई नहीं बात हो तो बताओ। ऐसा सुनकर उन लड़कों का मुंह ही बन जाता है। आखिर बात तो सही है, उनका दीवाना कौन नहीं होगा। माया जो कि सबकी बातें सुनते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, उसे समझ नहीं आया ये लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं। पर फिर वह सबको इग्नोर कर अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। उसकी क्लास आज पूरी तरह से खाली थी। तभी वहां लेक्चर लेने के लिए टीचर आते हैं और जब वह खाली क्लास देखते हैं तो वह वहां से निराश होकर जाने लगते हैं। पर माया जो कि पीछे की रो में बैठी हुई थी, वह खड़ी होकर टीचर को गुड मॉर्निंग करती है। टीचर जो कि अभी वह माया को वहां देखकर खुश हो जाते हैं। आखिरकार इस पूरे कॉलेज में कोई तो ऐसा था जिसे पढ़ाई की कदर थी। वह अपने साथ लाया सारा सामान वहां टेबल पर रखकर माया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट ही क्लास में क्यों ना हो, उन्हें पढ़ना ही होगा, इसलिए उन्होंने अकेली माया को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट बीत जाते हैं लेकिन वहां पर कोई भी अदर स्टूडेंट नहीं आते हैं। वह माया को लगन से पढ़ा रहे थे, वही माया भी ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी एकदम से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिससे टीचर और माया दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस वजह से ना तो टीचर माया को ठीक से पढ़ पा रही थी, ना ही माया को टीचर की आवाज ठीक से सुनाई दे रही। उनसे परेशान होकर टीचर ने माया से कहा, सॉरी माया, क्या हम आज की क्लास कल कंटिन्यू कर सकते हैं? माया भी टीचर की सिचुएशन समझ रही थी, उसने भी हाँ में सर हिला दिया था। आखिर ऐसे शोर भरे माहौल में किसकी पढ़ने की इच्छा होगी। टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं। माया भी सोचती है कि वह अकेले क्लास में क्या करेगी, इसलिए जब तक अगला लेक्चर स्टार्ट नहीं होता तब तक के लिए वह भी क्लास से बाहर निकल जाती है। वह क्लास से बाहर आती है तो देखती है कि कॉलेज के एंट्रेंस पर कॉलेज के सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं और पागलों की तरह हूटिंग कर रहे हैं। माया एक नज़र उन्हें देखती है, फिर कंधे उसका कर आगे बढ़ जाती है। 67 धमाकेदार एंट्रीज इन कॉलेज। माया का कॉलेज के आगे एक के बाद एक 3 कार आकर रुकती है। पहली कार जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव व्हाइट कलर के एक बहुत ही खूबसूरत कार थी, उसकी छत ऊपर से खुली हुई थी। वहां पर एक लड़की का हाथ कार के बाहर लटका हुआ था, जिसमें उस लड़की ने एक व्हाइट कलर का दुपट्टा पकड़ा हुआ था। जिस लड़की ने ये दुपट्टा पकड़ा हुआ था
उसने सर पर स्किन कलर की टोपी लगाई हुई थी, जिस वजह से उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। वह कार में पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। उस लड़की के चेहरे पर मास्क था और आंखों पर ब्लैक कलर के शेड्स लगा रखे थे, जिस वजह से उस लड़की की शक्ल देखना बहुत मुश्किल हो गया था। उस लड़की ने स्किन कलर की ही खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी, जिस पर ब्लैक कलर के बॉबी प्रिंट थे। उस लड़की ने ड्रेस से मैच करते हुए स्नीकर पहन रखे थे। सामने वाली सीट पर एक दूसरे लड़की बैठी हुई थी, जो उस कार को ड्राइव कर रही थी, जिसने ब्राउन कलर का शेड्स अपनी आंखों पर चढ़ा रखे थे। साथ में ग्रीन कलर के मास्क से अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। उस लड़की ने अपने मास्क से मैच होते हुए ग्रीन कलर का फ्रॉक, जिस पर व्हाइट कलर का फ्लावर के प्रिंट थे, पहनी हुई थी। उसके कली ब्लॉन्ड हेयर धूप से शाइन कर रहे थे। उसने एक्सीलेटर पर जो पैर रखा था उस पर व्हाइट कलर की ग्लेडिएटर हील्स थे। उस लड़की के दूसरी तरफ जो लड़की का पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी, उसने ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और साथ में एक ब्लैक कलर की बेल बॉटम जीन्स पहन रखी थी। उसने ऊपर से बिना स्लीव्स की डेनिम जैकेट पहनी हुई थी। गले में सिल्वर की थरी लेयर की पतली चेन दिख रही थी और चेहरे पर ब्लैक मास्क पहन रखा था। इसके बावजूद भी उसकी खूबसूरत में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी। वह तीनों लड़कियां एक साथ कार के डोर खुलता है और बाहर आती है। सबसे पहले ड्राइव कर रही लड़की स्टाइल से अपनी व्हाइट हिल्स को कार के बाहर रखती है और बाहर आकर खड़ी होती है। उसके दोनों साइड से बाकी की दो लड़कियां भी आकर खड़ी हो जाती है। वह तीन अभी ब्यूटीफुल मॉडल से कम नहीं लग रही थी। भले ही वहां पर खड़े लोग उनके शक्ल ध्यान से नहीं देख पा रहे थे, पर हर कोई उनकी मुलायम व्हाइट स्किन और परफेक्ट फिगर को देखकर बता सकते थे कि वह लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत थी। कॉलेज की सारे लड़के जो कि भीड़ में इकट्ठा हो गए थे और उन तीनों लड़कियों को मुझसे शादी कर लो, मैरी मी का नारा लगा रहे थे। वह लड़कियां एक नज़र एक दूसरे को देख कुछ इशारा करती हैं। पहली लड़की एक क्यूट सा डांस पोज देते हुए गाती है, मेरी ना सुने ये दिल मेरा तेरे पीछे भगा है। दूसरी लड़की गाती है, रोके ना रुके ये दिल मेरा, जाने कैसी हलचल है। तीसरी लड़की किसी एक लड़के की तरफ रैंडम इशारा करके गाती है कि मेरी सांसों में तू, एहसासों में तू, हर हंसी में मेरी बस तू। फिर तीनों लड़की एक साथ डांस स्टेप्स करते हुए गाती है, नयन ने बांध रखीने में जरा तमने जोया अच्छे, नयन ने बांध रखीने में जरा तमने जोया अच्छे। पूरे सॉन्ग के साथ एक ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस वह करती हैं और साइड चली जाती हैं। उन्होंने अपने शोल्डर के पास माइक लगा रखा था, जिस वजह से पूरा कॉलेज उनकी ब्यूटीफुल वॉइस सुन सके। दूसरी कार में से, जो कि ब्लैक कलर की कार थी, जिसकी छत को छोड़ो विंडो भी बंद थी और उस कार के भी दो डोर ओपन होते हैं, जिनमें से ड्राइविंग सीट से एक लड़का बाहर निकलता है जिसने ग्रे कलर की जीन्स के साथ एक व्हाइट कलर की फ्लावर प्रिंट वाली शर्ट पहन रखी थी। वह चार्मिंग लग रहा था। बाहर आता है, वहां सारे लड़कियों की तरह अपना हैंड वेव कर रहा था और अपने एक हाथ की दो उंगलियों को अपने लिप्स पर बड़े स्टाइल से रखकर वहां खड़ी लड़कियों को फ्लाइंग किस देता है। साथ में एक आई विंक कर देता है, जिस वजह से कुछ लड़कियां वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। पीछे खड़ी लड़कियां उन लड़कियों को आगे से पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ से पैसेंजर सीट से एक कुलोरे वाला लड़का बाहर निकलता है, जिसने ब्लैक टी शर्ट विद ब्लैक जीन्स कैरी किया हुआ था। उसने अपने बालों को मैसी करके रखा हुआ था और अपनी एक कान में एक रिंग पहन रखी थी। वह अपनी कॉर्ड नजरों से अपने चारों तरफ का नजारा देख रहा था। वो दोनों लड़के आगे जाकर एक दूसरी परफॉर्मेंस करते हैं। पहला लड़का लेफ्ट से राइट जाते हुए, मेरी आवारगी मेरी दीवानगी को जरा चैन आए सनम। दूसरा लड़का उस लड़के के पास से लेफ्ट में जाते हुए डांस करता है, मेरी आवारगी मेरी दीवानगी को जरा चैन आए सनम। दोनों लड़के एक साथ हुक स्टेप करते हुए, तू थाम ले जो दामन संभल जाएंगे कदम, मेरी बेचैनगी मेरी दीवानगी को जरा चैन आए सनम, तू थाम ले जो दामन। दोनों लड़के एक साथ ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस करते हुए पूरा डांस कंप्लीट करते हैं। तीसरी कार में से एक लड़की, जो इन सब लोगों से हटके जीन्स और कुर्ता पहनकर हाथ में बुक लेकर उतरती है। उसने व्हाइट लेगिन और चिकन का व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें स्लाइव्स नहीं थी, जो पीछे से ब्लैक लेस और आगे से डिप गले का था। एंड ब्लॉक क्लॉथ वाला बॉय दूसरे वाले लड़के को बोलता है, मुंह तो बंद करो अंकल, जिस पर वह लड़का घूरकर ब्लैक आउटफिट वाले बॉय को देखता है और सॉन्ग शुरू होता है, हाय तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल, क्या करे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करे धूम तन धूम तन धूम तन धूम तन धूम तन धूम तन धूम माँ। और इस सॉन्ग पर वो दोनों बॉय उस लड़की के साथ गाना गाते हैं और डांस करते हैं। उसके बाद वह लड़की जिसने सूट पहना था उसके आगे वह पहली कार वाली लड़कियां आ जाती हैं और उस सूट वाली लड़की ने अब ऊपर डेनिम डाला था।
और कुर्ता भी जीन्स में ऐसे डक कर लिया कि वह क्रॉप टॉप लगे और नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट हुआ। चले जैसे हवाएं सन्न सन्न उड़े जैसे परिंदे गगन गगन जाए तितलियां जैसे चमन चमन यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन हे हो। मैं दीवानी दिल की रानी गम से अनजानी कब डरती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी चले जैसे हवाएं। कोई रोके कोई आए जितना भी मुझको समझाए मैं न सुनूंगी कभी अपनी ही धुन में रहती हूँ मैं पगली हूँ मैं जिद्दी हूँ कहते हैं ये तो सभी कोई नहीं जाना के अरमान क्या है मेरा। चले जैसे हवाएं। उन सब ने एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया। उनके बाद वह सब एक साथ एक खूबसूरत पोस्ट देते हुए खड़े हो जाते हैं। अभी तो ऐसी देख ही बना था क्योंकि यह किसी एल्बम फोटोशूट की तरह लग रहा था और वह 6 उसके मॉडल लग रहे थे। 68 इंट्रोडक्शन। डांस के दौरान उन लोगों ने अपने चेहरे से मास्क भी निकाल के फेंक दिए थे जिससे उनके खूबसूरत चेहरे सबके सामने थे। सारे स्टूडेंट आसपास में खड़े होकर उनके लिए हूटिंग कर रहे थे। ये है मुंबई का सबसे फेमस, जो कि हाल ही में बहुत फेमस चल रहा है। यह एक इंडियन ग्रुप है जो कि लाइव कॉन्सर्ट करता है जिसमें डांस और म्यूजिक एक्टिविटीज करते हैं। शाइनिंग ग्रुप। तो मिलते हैं शाइनिंग ग्रुप के मेंबर से। सबसे पहले जो पहली लड़की जिसने पहले कार से एंट्री ली थी और अपने स्कार्फ को उसने कार से बाहर लटकाया हुआ था उसका नाम है। यह इस ग्रुप की सबसे ज्यादा क्यूट लड़की मानी जाती है। ये हंसमुख और बोल्ड दोनों ही है। इन्हें सेल्फिज लेना बहुत पसंद है, इसलिए यह अलग अलग तरीके की फिल्मी एक्टिविटीज करती रहती है। जैसा कि आपने देखा इन्होंने अपनी स्कार्फ को किसी बॉलीवुड हीरोइन की तरह कार से बाहर लटका के रखा हुआ था। गौरी राठौर। दूसरी लड़की जो कि फ्रंट सीट पर बैठकर ड्राइविंग कर रही थी उनका नाम है पौसाली बानिक। इन्हें हम पीबी कहकर बुलाएंगे। यह इस ग्रुप की सेकंड मेंबर है। ये ज्यादातर शांत रहना पसंद करते हैं पर जो चीज हमें पसंद हो वह मिल जाए ये जरूरी नहीं। कभी कभी ये अपने इमोशन पर काबू नहीं कर पाती। कभी यह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो कभी यह बिल्कुल खुश हो जाते हैं। लोगों का दिल दुखाना इन्हें पसंद नहीं है। अगर इन्हें लगता है कि इनकी वजह से किसी को हर्ट हुआ है तो वह उनसे माफी मांगने के लिए कुछ भी करती है। इन्हें एनिमल्स बहुत पसंद है। इनका बस चले तो यह मगरमच्छ को भी पेट बना ले पर अफसोस मगरमच्छ को पेट बनाने की जगह यह मगरमच्छ के पेट में न चली जाए, इसी वजह से ये उसे दूर से बोलती हैं, ओ सो क्यूट बेबी पानी से बाहर आओ। जोक सपाट। जो पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी जिन्होंने ब्लैक कलर का आउटपुट पहन रखा उनका नाम है। ये चंचल और हंसमुख स्वभाव की है। इन्हें हमेशा मस्ती मजाक करना पसंद रहता है। उनके दिल में जो रहता है वह उनकी जुबान पर रहता है, इसलिए कभी कभी तो गलती से जो बात किसी को नहीं बतानी चाहिए वह भी ये बता देती है। ये खुश बहुत जल्दी हो जाती है पर यह कोशिश करती है कि इनका ऑरा कोल्ड रहे, इसलिए ये ज्यादातर ब्लैक कपड़े पहनती पर उसके बाद भी कभी इनका ऑरा कोल्ड नहीं होता। रिंकी उपाध्याय। हम बोल सकते हैं इन्हें माया जैसी हार्ड एंड कोल्ड पर्सनैलिटी पसंद है। पर इनका दिल ही इतना सॉफ्ट है कि अगर चिटी भी इनके रास्ते में आए तो ये बोलेगी सॉरी तुम्हें लगी तो नहीं। इन्हें ज्यादातर इंडियन थीम बहुत पसंद आती है। यह जमीन से जुड़ी हुई इंसान है। इनका जन्म फॉरेन में हुआ था और इनकी माँ एक ब्रिटिश लेडी थी, बट इनके इंडियन डैड ने इन्हें इंडिया के बारे में इतना बताया कि ये 15 साल की होते ही इंडिया आ गई। लास्ट कार से जो बाहर आई थी उनका नाम है नेहा पाल। पार इंडिया में इन्हें मायना माना जाता था, इसलिए ये अपने दादा दादी के साथ रहने लगी, जिसका असर ये हुआ कि इनका देश प्रेम और बढ़ गया। इसीलिए इन्होंने अपने कॉस्ट्यूम में सलवार सूट वाला परफॉर्मेंस दिया था। उनके हिसाब से जो लड़कियां ज्यादातर इंडियन वेयर करती हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। इन्हें इंडिया से कुछ ज्यादा ही प्यार है। इस ग्रुप के दो लड़के कृष्णा अर्जुन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये दोनों ट्विन ब्रदर्स है, पर फिर भी इनकी हरकतें टोटल अपोजिट। जहां पर कृष्णा को हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, घूमना फिरना, लोगों के साथ ग्रुप में जाना, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद है, वहीं पर अर्जुन को बिल्कुल शांत रहना पसंद है। यह अपने भाई की वजह से ही इस ग्रुप में ज्वाइन हुई क्योंकि इनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, वरना इन्हें ज्यादा भीड़ और शोर शराबा पसंद नहीं। अपनी भाई की खुशी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, जिसका एक उदाहरण ये है कि न चाहते हुए भी वह इस ग्रुप का हिस्सा है। अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद सबसे पहले गौरी बाहर आती है और सबसे खुद का इंट्रोड्यूस करते हैं। हेलो एवरीवन, आप तो हमारे बारे में जानती होंगी, जहां तक मुझे पता है कि आप हमारे फ्रेंड्स भी हैं। सारे लोग हाँ चलाने लगते हैं तो गौरी की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। वहीं पीछे से कृष्णा जाकर गौरी के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, मुझे पता है आप लोग इस नक्चरी को नहीं मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए थैंक यू मुझे इतना पसंद करने के लिए। उसकी इस बात पर जहां गौरी का मुंह बन जाता वहीं बाकी सारे लोग ठहाके मार के हंस पड़ते हैं।
इसी तरह हंसी मजाक के साथ सारे लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और क्लास करने के लिए चले जाते हैं। इन सब बातों से अनजान माया कैंटीन में कुछ खाने के लिए चली जाती है। उस सुबह के इंसिडेंट के बाद क्लास करने का मन नहीं था, जिस वजह से वह कॉलेज से बाहर चली जाती है। ऋषभ का घर। वह अपने हाथों में मोबाइल लिए उसमें माया की फोटो देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी न दिखने वाली मुस्कान थी। उसने उस मोबाइल के लॉक को क्रैक करने की बहुत कोशिश की थी, पर वह उसे खोल ही नहीं पाया। फ्लैशबैक। जब उसे नौकर ने उसकी बहन और भाई घर पर आए हैं और उन्होंने घर का कबाड़ बनाया है ये बताया था, उसकी 5 मिनट बाद वह एक सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने एक 17 साल की लड़की और लगभग उसी उम्र का लड़का खड़ा हुआ था। दोनों ने अपनी गर्दन ऐसे नीचे लटकाई हुई थी कि उनकी खोपड़ी अब गिरी के तब गिरी। ऋषभ बोलता है, अब ऐसे क्यों खड़े हो, तुम दोनों के दिखने की वजह से जमीन में गड्ढा हो जाएगा। वह लड़की अपना सर उठाकर ऋषभ को देखती है। भाई, मेरी गलती नहीं थी। इसने ही सबसे पहले मेरे बाल खींचकर मुझे परेशान किया था। मैं तो आपकी मासूम प्रिंसेस हूं। मैं तो गलती से भी गलती नहीं करती। 69 माया से टक्कर। वह लड़की यह सब बातें बोलते हुए ऋषभ को ऐसी आंखों से देख रही थी जैसे उससे ज्यादा मासूम इस दुनिया में कोई नहीं, और वही उन दोनों बच्चों की हरकतों से परेशान ऋषभ उसे ऐसे देख रहा था जैसे उससे ज्यादा शैतान इस दुनिया में कोई नहीं है। वहीं पर वह बगल में खड़ा लड़का तपाक से बोलता है, भाई, मैंने इसके बाल नहीं खींचे। इसने ही मुझे बोला कर कहा कि मेरी क्यूट वाली चोटी बना दो। यूट्यूब से देखकर तो मैंने इसकी चोटी बना दी। पार बात करते करते इसने मुझे चिढ़ाना चालू कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने उसकी वही चोटी पकड़कर खींच दी तो इस लड़की ने मुझे पीटना चालू कर दिया। मैंने सिर्फ खुद को इससे बचाया है। इसे कुछ नहीं कहा। कहीं ये मुझे पिल्लों से मार रही थी तो कहीं कुछ चीज उठाकर मार रही थी। बाद में मुझे गुस्सा आ गया और इससे बचने के लिए मैंने पिल्लो उठा लिया। लास्ट वाली लाइन तक आते आते उस लड़के की आवाज काम हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने गलती से अपनी गलती मान ली थी। ऋषभ बोलता है, अच्छा तो ऐसा हुआ था। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह इतने सारे चिप्स की पैकेट क्यों फैले हुए हैं। ये बात ऋषभ ने गुस्से में दांत पीसते हुए कही थी, जिससे वह बच्चे और डर गए। वो दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उस लड़की के इशारा करने पर वह लड़का बोलते हैं, वह भाई, लड़ते लड़ते हम थक गए थे ना, तो इसलिए हमने सोचा बैठ के थोड़े चिप्स खा ले, उसके बाद लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। ऋषभ बोला, अच्छा तो अब ये बताओ कि चिप्स के पैकेट लाया कौन था। वह लड़का फट से उस लड़की की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है, ये लाई थी। वह लड़की गुस्से से पर धीरे से उस लड़के के कान में बोलती है, रुक, अगली बार एक भी चिप्स नहीं दूंगी। ऋषभ बोला, दिखाई दे रहा है मुझे। वो दोनों फिर से अटेंशन में खड़े हो गए। ऋषभ आगे बोला, इतने लड़ने के बाद भी तुम दोनों ने एक साथ मिलकर इतने सारे चिप्स के पैकेट खाली कर दिए। लड़की मुस्कुराकर कर बोलती है, भाई, और लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी इसलिए। उनकी बातें सुनकर ऋषभ पागल हुआ जा रहा था। मतलब झगड़े में भी इन्हें टाइम प्लीज चाहिए और एनर्जी के लिए चिप्स। इन पागलों के साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। ये सोचकर ऋषभ वहां से खड़ा हुआ और अपने रूम में जाते हुए बोला, जो पसारा तुम दोनों ने घर में फैलाया है उसकी सफाई तुम दोनों करोगे और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर बम गिरा दिए हो। कहा वह लोग यहाँ अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आए थे। कहा उन्हें काम करने के लिए कहा जा रहा था। लड़की हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके ऋषभ के पीछे जाते हुए बोली, भाई, ऐसा मत करो। देखो, मुझे ये सब नहीं आता और आपकी इतनी प्यारी प्रिंसेस में कभी घर का काम भी नहीं किया। वह बोला, अब तुम बड़ी हो गई हो और ऐसा नहीं तुम्हें अकेली करवा रहा हूं, तुम्हारा भाई भी इसमें साथ देगा। वह सुनकर वह दोनों बच्चे अपना मुंह बना लेते हैं। ऋषभ वहां से चला जाता है। वह दोनों बच्चे सबसे पहले वहां पर झाड़ू लगाते हैं। सारी रुई को इकट्ठा करके साइड करते हैं। सबकी साफ करते हैं। सारे चिप्स पैकेट कचरी में डालते हैं। नौकर एक साइड खड़े होकर उनको देख रहे थे और उन लोगों को उन दोनों की हालत पर हंसी भी आ रही थी। लगभग 1 घंटे काम करने के बाद वह दोनों वहीं पर पड़े सोफे पर ऐसे पसर जाते हैं जैसे पता नहीं एक ही दिन में उन्होंने कितने कुएं खुद लिए हो। कुछ देर बाद ऋषभ भी वहां पर आ जाता है। वह बोलते हैं, भाई, देखा, हमने सारी सफाई कर दी है, अभी हमें इनाम तो मिलना ही चाहिए। ऋषभ ने चारों तरफ नजर को मार कर देखा तो सच में पूरा घर साफ हो चुका था। उसने एक नौकर की तरफ देखा। उसने सर हिला दिया जैसे कि वह इशारों इशारों में ऋषभ को बता रहा है कि हाँ, उनकी मदद किसी ने नहीं की, उन दोनों ने घर की सफाई की है।
ये जानकर ऋषभ बोलता है, तैयार हो जाओ, हम लोग खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही उन दोनों बच्चों के आंखों में ऐसी चमक आ जाती है जैसे पता नहीं उनको कौन सा खजाना मिल गया। वो दोनों बिजली की रफ्तार से अपने रूम में भागते हैं, बोले, थैंक यू भाई, हम अभी 5 मिनट में तैयार होकर आए। वह इससे भाग रहे थे कि 1 सेकंड की भी देरी हुई तो ऋषभ अपना फैसला बदल देगा, और सचमुच में अगले 5 मिनट में वह दोनों पूरी तरह से तैयार होकर नीचे आ गए थे। उस लड़की ने व्हाइट कलर की टी शर्ट के ऊपर डेनिम की डांगरी पहन रखी थी। बालों में एक व्हाइट कलर का रैबिट वाला बो लगा के पोनीटेल कर रखा था। हाथों में एक सिंपल व्हाइट पट्टे वाली वॉच और पैरों में व्हाइट कलर के जूते पहन रखे थे। उसमें वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। लड़के ने उस लड़की की तरह डोरेमोन प्रिंट वाली टी शर्ट के साथ में ब्लू जीन्स पहना था। हाथों में एक खूबसूरत सी घड़ी, बालों को मासी बनाकर वह भी तैयार खड़ा था। वह दोनों इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे कि ऋषभ के पास खड़े असिस्टेंट का मन किया कि उनके गाल खींच ले, लेकिन अपने बॉस की वजह से उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ऋषभ उन लोगों को लेकर रेस्टोरेंट चला गया। वह लोग उसी रेस्टोरेंट में गए थे जहां पर माया, श्रेया और अश्विन के साथ आई हुई थी। ऋषभ को भी उसी समय कॉल पर अर्जेंट काम आया जिस समय माया को रहस्य का मैसेज आया था। ऋषभ ने बच्चों को बॉडीगार्ड के साथ घर भेज दिया था क्योंकि वह उन्हें वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। बच्चों के जाने के बाद वह अपने मोबाइल में अपने लोगों को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देते हुए जा रहा था कि उसकी टक्कर माया से हो गई। वह गुस्से में माया से दूर हो गया क्योंकि पहले भी बहुत लड़कियों ने इस तरह से उसके करीब होने की कोशिश की थी। जब असिस्टेंट आगे आकर माया से बात करने लगा, जैसे ही माया खड़ी हुई और ऋषभ ने माया का फेस देखा और उसकी आवाज सुनी, उसका गुस्सा पल भर में हवा हो गया और वह आंखों में बेशुमार प्यार लिए उसे देखने लगा। फ्लैशबैक एंड CH-70 माफिया क्वीन का भाई। माया कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा पीकर अपने रास्ते चली गई थी। उसे कॉलेज में क्या हो रहा है उसका पता नहीं था। वह कॉलेज से निकल गए सीधे उसे रेस्टोरेंट में जाने वाली थी जहां पर उस आदमी ने उसे बुलाया है जिसके साथ उसका मोबाइल चेंज हुआ था, यानी कि ऋषभ से, पर अभी कॉलेज में हुए मेस की वजह से उसे वहां पर जाने के लिए टाइम था। इसलिए वह अपनी कार लेकर द ग्लैम की तरफ जाने लगी। क्योंकि सिया जब से छुट्टी से वापस आई थी, काम में इतना बिजी हो गई थी कि एक बार भी उसे माया से मिलने के लिए समय ही नहीं मिला था। इसलिए वह बार बार मैसेज करके माया को कंपनी बुला रही थी ताकि वह उससे मिल सके और माया उसकी काम में मदद कर सके। वैसे भी सिया का खाना माया के बिना नहीं पचता था और यहाँ तो हफ्तों हो गए थे सिया को माया से मिली हुई। ऊपर से काम का लोड इतना ज्यादा था कि वह उसे छोड़कर कॉलेज में माया से मिलने भी नहीं जा सकती थी, एवं वह अभी तक कॉलेज भी नहीं आई थी, जिस वजह से माया को उसके लिए बुरा लग रहा था और वह उससे मिलने के लिए निकल गई। माया सिया से मिलने जा ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा और वह किसी से बात करने लगी। धीरे धीरे माया के एक्सप्रेशंस डार्क होने लगे। उसे फोन पर उसके आदमियों से खबर मिली थी कि एक नामी ग्रामी गैंग जो कि बच्चों को किडनैप करके उन्हें दूसरे देशों और शहरों में बेच देता है, या फिर उनके ऑर्गन्स निकाल लेता है, या फिर बच्चों को बेगार बना देता है और उनसे भीख मंगवाते हैं, ऐसे ग्रुप ने कुछ बच्चों को उठाया हुआ है। माया के लोगों की नज़र ऐसे समूहों पर हमेशा बनी रहती थी और माया गलत काम ना हो इसकी पूरी कोशिश करती थी। यह खबर मिलते हैं उसने जो सिया से मिलने का प्लान किया था उसे ड्रॉप कर दिया और उन बच्चों को बचाने के लिए उस तरह चली गई। ऐसे खतरनाक काम माया अपने लोगों को अकेले नहीं करने देती थी और उसे पता था कि ऐसे कामों में कितना रिस्क है, इसलिए वह वहां चली गई। एक बंद फैक्ट्री में कुछ बच्चों को बांध कर रखा गया है। वह बच्चे लगातार रो रहे हैं और अपने माँ बाप के पास जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वहीं पर बैठे 4-5 गुंडे उन्हें डरा धमका के चुप कर रहे हैं। तो कुछ गुंडे वहीं पास में पत्ते खेल रहे हैं। उन्हीं रोते बच्चों के बीच एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा बैठा था जो उन लोगों की तरह रो नहीं रहा था, बस शांत एक कोने में बैठ हुआ था। एक गुंडा बोलता है, यार मनाना पड़ेगा, बच्चे हैं तो बड़े सुंदर, बेचेंगे तो लाखों रुपए तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा बोलता है, हाँ वह तो है, लेकिन क्या पता इन बच्चों का क्या होगा। पहला गुंडा, उससे हमें क्या, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है जो कि हमें हमारे बॉस देंगे। दूसरा गुंडा, सही बात है, वैसे भी हमारा तो काम है इसे बच्चों को उड़ाकर बॉस के पास बेच देना। और ऐसा बोलकर वह दोनों हंसने लगते हैं। वहीं पर बहुत सारी खाली दारू की बोतल पड़ी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि उन लोगों ने बहुत सारी ड्रिंक की हुई है। उसी फैक्ट्री के बाहर माया, वह फैक्ट्री के बाहर दूर कुछ झाड़ियां और पत्थरों में चुपकर घात लगाकर बैठी हुई थी। उन लोगों से बच्चों को बचाने के लिए प्लानिंग कर रही थी। माया के करीब करीब 4 लोग और उसके साथ थे जो कि उस बंद फैक्ट्री को चारों तरफ से घिरे हुए थे।
उनके हाथों में गन थी जिससे वह उन लोगों पर हमला करने वाले थे। ये लोग माया की सबसे ज्यादा ट्रेन लोग थे, जो कि माया के एक ऑर्डर पर कुछ भी कर सकते थे, साथ में माया के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। माया हेडफोन से उन सारे लोगों से कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्ट थी। माया ने अभी अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। ब्लॉक जूते, आर्मी वाले कपड़े जिससे वह लोग वहां पर अच्छे से छुप सके। उन कपड़ों के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट, हाथों में ग्लव्स। उसने अपने आप को एक लड़के के गेटअप में रखा हुआ था, जिस वजह से वह कतई हैंडसम लग रही थी। उसने अभी आंखों में रेड कलर के लेंसेस पहने हुए थे, जो कि उसके माफिया क्वीन होने का प्रूफ थी। अंडरवर्ल्ड में यह बात फैली हुई थी कि माफियास में अगर सबसे खतरनाक इंसान कोई है तो वह माफिया क्वीन है। पर माफिया क्वीन के बाद अगर कोई दूसरा खतरनाक इंसान है तो वह है एक लड़का जिसकी पहचान कोई नहीं जानता सिवाय इसके कि उस लड़के की आंखें माफिया क्वीन की तरह रेड कलर की है। लोगों को शक है कि वह लड़का उनका भाई है, इसलिए उन दोनों की आंखों का रंग भी सेम है, पर उन लोगों को यह नहीं पता कि वह दोनों ही एक ही इंसान है। ये भी अफवाह है कि माफिया क्वीन के पास एक बहुत बड़े डॉक्टरों और साइंटिस्टों की टीम है जो उनके लिए जहर बनाते हैं, पर सच तो यह है कि वह जहर भी क्वीन खुद ही बनाती थी। माफिया क्वीन बहुत ज्यादा खूबसूरत है और यह भी अफवाह है कि वह लड़की न होकर पुराने जमाने की विषकन्या है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि खुद के बारे में इन अफवाहों की जानकारी खुद माया को भी नहीं थी। फिलहाल माया क्वीन की जगह उसकी अफवाह वाले भाई के रोल में यहां आई थी। उसने अपने कई समूह बना रखे थे। ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए वह क्वीन बनकर जाती थी, वही ऐसी छोटी पर जानलेवा समस्याओं को सुलझाने के लिए वह इस बॉय का गेटअप लेती थी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।